शहरी और गांव की बेटी की आई रजवाड़ी बारात। एक छोटे से गांव में प्यारी सी मासूम सी लड़की है पायल, जो अपनी माँ के साथ अपने ही खेत में हाथ बटाती थी। पुरानी सूट पहने और कमर पर दुपट्टा बांधे आज पायल अकेले ही अपने खेत से सब्जी तोड़ रही होती है। सब्जी की टोकरी अपने कमर पर लिए सब्जी तोड़कर पायल अपने घर आती है। शांता देवी कमरे में बैठकर चाय पीते हुए पायल से बोलती है, अरे पायल बेटा, तू आ गई। मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। मुझे तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है। पायल अपनी माँ के पास आकर बैठती है। क्या बात है माँ? ऐसी कौन सी जरूरी बात है जो आप मुझसे करना चाहती हैं? वैसे आज आप बहुत खुश लग रही हो। आखिर बात क्या है? हाँ बेटा, खुशी की ही तो बात है जो मैं तुझे बताना चाहती हूँ। तेरे लिए शहर के एक बड़े घर से रिश्ता आया है। मैं तो बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि तुम्हारे लिए इतने बड़े घर से रिश्ता आया है। मैं तो चाह के भी नहीं ढूंढ सकती थी तुम्हारे लिए इतने बड़े घर का रिश्ता। इतने बड़े घर से रिश्ता है, वो भी मेरे लिए माँ? ऐसे कौन से बड़े लोग हैं माँ जिन्होंने मुझे पसंद किया है? वो रजवाड़ों का परिवार है बेटा। वो बहुत बड़े लोग हैं। वो तुझे अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं, पर उनकी एक ही शर्त है। शर्त? शादी के लिए शर्त भी रखी है उन्होंने? और वो शर्त क्या है माँ? उनकी शर्त ये है कि वो तुम दोनों बहनों को अपने घर की बहू बनाना चाहती है। वो अपने दोनों बेटों की शादी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं। उन्होंने तुम दोनों बहनों को ही पसंद किया है अपने दोनों बेटों के लिए। अरे वाह माँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। हम दोनों बहनें एक ही घर की बहू बनेंगी। हाँ बेटा, ये बहुत ही अच्छी बात है। मैं अभी तुम्हारे दादाजी को ये खुशखबरी बताना चाहती हूँ। तुम जरा उन्हें फोन तो लगाओ। ठीक है माँ, मैं अभी दादाजी को कॉल करती हूँ। शांता देवी की बड़ी बेटी अवंतिका बहुत ही मॉडर्न, पढ़ी लिखी, खुले ख्यालों वाली लड़की थी, जो बचपन से ही अपने दादाजी के साथ रहती थी। उसे खुशखबरी देने के लिए कॉल करती है और उसे बोलती है, बेटा तुम्हारे लिए खुशखबरी है। तुम्हारे लिए एक अच्छे घर से रिश्ता आया है। लड़के वाले तुझे संडे देखने आने वाले हैं। क्या? लड़के वाले? माँ, ऐसे कैसे मैं किसी से भी शादी कर लूंगी? मैं तो उन्हें जानती भी नहीं। मेरे भी कुछ सपने हैं। मैं ऐसे ही किसी से शादी नहीं करना चाहती हूँ। बेटी, तुम्हारे लिए रजवाड़ों के परिवार से रिश्ता आया है। वो लोग बहुत बड़े लोग हैं। तुझे वहाँ कोई भी परेशानी नहीं होगी। मेरी बात मान कर एक बार मिल तो लो। मैंने कहा ना माँ, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। तो फिर मुझे मिलने को क्यों बोल रही हो? मैं नहीं मिलना चाहती। तभी उनके दादाजी अवंतिका को समझाते हुए बोलते हैं, बेटा, जब तुम्हारी माँ इतना कह रही है तो एक बार घर चली जाओ और उनसे मिल लो। ठीक है दादाजी, मैं चली जाऊंगी। कुछ दिनों के बाद अवंतिका शहर से अपने गांव आ जाती है। जब अवंतिका अपने गांव आती है तो वो शॉर्ट जीन्स और क्रॉप टॉप में आती है। अवंतिका को देखते ही शांता देवी और मोहल्ले वाले बहुत हैरान हो जाते हैं। शांता देवी अवंतिका से पूछती है, बेटी, तुम ऐसे कपड़े कब से पहनने लगी? तुम्हें पता है ना कि ये गांव है, यहाँ ऐसे कपड़े कोई नहीं पहनता। ओ कम ऑन माँ, अब मुझे यहाँ लेक्चर देने मत बैठ जाना। मैं शहर में रहती हूँ तो वहाँ सब ऐसे ही कपड़े पहनते हैं और मैं इन कपड़ों में कंफर्टेबल हूँ, तो दिक्कत क्या है? पर बेटा, तुझे देखने संडे को लड़के वाले आने वाले, तो उस दिन बस तुम यह कपड़े पहनकर मत आना। तुम अपने लिए एक अच्छी सी सूट सलवार खरीद लो और उस दिन वही पहनना। माँ, मुझे सूट सलवार की आदत नहीं है। मुझे सूट सलवार पसंद भी नहीं है। मैं ये सूट सलवार पहनने का दिखावा नहीं कर सकती। मैं जैसी हूँ मैं वैसे ही रहना चाहती हूँ। पर बेटी, वो रजवाड़ों का परिवार है। वहाँ लड़कियां ऐसे कपड़े नहीं पहनती हैं। लोग क्या सोचेंगे, कितनी बातें बनाएंगे। अब मैं तुझे कैसे समझाऊं? ये सब बातें पायल दरवाजे पर खड़ी होकर सुन रही होती है। ये सारी बातें अवंतिका अपनी माँ से कह ही रही होती है। तभी पायल अपनी बहन अवंतिका के पास आती है और उसे समझाती है, दीदी, तुम क्यों इतना सोच रही हो? सिर्फ कुछ ही देर की तो बात है। थोड़ी देर तुम सूट सलवार पहन लेना, फिर जब वो लोग चले जाएं तो तुम अपने शॉर्ट्स में रह सकती हो। हाँ ठीक है, पर सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही मैं पहनूंगी, फिर मैं कपड़े बदल लूंगी। हाँ दीदी ठीक है, तुम बदल लेना। इतना कहते ही पायल और शांता देवी एक दूसरे की तरफ देख के मुस्कुराती हैं। कुछ समय बाद शांता देवी अपने कमरे में खिड़की के पास बैठी थी। तभी वहां पायल आती है और अपनी माँ से पूछती है, क्या हुआ माँ, इतनी उदास क्यों बैठी हो? कुछ बात है क्या? बेटा, मैं अवंतिका के लिए बहुत परेशान हूँ। मैं ये सोच रही हूँ कि कहीं मैंने उसे बाहर शहर भेजकर कोई गलती तो नहीं कर दी ना। उसके इस व्यवहार की वजह से मुझे उसकी बहुत चिंता होती है। माँ, दीदी शहर में रही हैं, वहीं इसलिए उनका व्यवहार थोड़ा चिड़चिड़ा सा है। आपने उन्हें बाहर भेजकर कोई गलती नहीं की। वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा माँ, आप इतनी चिंता मत करो। काश ऐसा ही हो मेरी बच्ची। संडे का दिन एक लंबी सी चमचमाती कार से एक महिला उतरती है, जो है सुमित्रा देवी, जो गहनों से लदी होती है और महंगी साड़ी पहने शांता देवी के छोटे से घर आती है और पुराने से सोफे पर बैठती है। शांता देवी टेबल पर समोसा, कोल्ड ड्रिंक और चाय सर्व करती है। तभी सुमित्रा देवी बोलती है,
जी आपकी दोनों बेटियां नहीं दिख रही, आप उन्हें लेकर तो आइए। हाँ जी, मैं अभी उन्हें बुलाती हूँ। शांता देवी उन्हें आवाज लगाती है। पायल, अवंतिका बेटी, बाहर तो आओ। पायल एक सिंपल ब्लू सूट में हल्के मेकअप में बाहर आती है और अवंतिका एक कढ़ाईदार सूट में हैवी मेकअप में बाहर आती है। दोनों ही बहुत ही खूबसूरत लग रही होती हैं। दोनों कमरे में आती हैं और सुमित्रा देवी के पांव छूती हैं। खुश रहो बेटी। शांता जी, आपकी दोनों ही बेटी बहुत ही खूबसूरत हैं। शांता देवी उन्हें अपनी बेटियों से मिलवाती है और उन्हें बताती है। जी, ये मेरी बड़ी बेटी अवंतिका और ये मेरी छोटी बेटी है पायल। बेटी अवंतिका, तुम कहाँ तक पढ़ी हो बेटी? जी, मैंने लॉ की पढ़ाई की है और मैं अभी कोर्ट में प्रैक्टिस कर रही हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। और बेटी पायल, तुमने कहाँ तक पढ़ाई की है? मैंने नॉर्मल ग्रेजुएशन की है आर्ट्स लेकर। मुझे सिलाई का शौक है तो मैंने माँ से कढ़ाई सीखी है। अच्छा, शांता जी, आपकी दोनों बेटियां प्यारी हैं, पर इन दोनों में काफी फर्क है। एक गंगा की तरह शांत और दूसरी किसी शहर की तेज आंधी जैसी। हाँ जी, वो इसीलिए क्योंकि इनकी तकदीर अलग हो गई। अवंतिका बचपन से ही अपने दादाजी के पास शहर में रही, बड़े स्कूलों में पढ़ी, और पायल ये हमेशा मेरे आंचल से बंधी रही। इसने गाँव में रहकर मेरा खेतों में हाथ बटाया और घर का सारा काम भी यही संभालती है। अच्छा ठीक है शांता जी, मुझे आपकी दोनों बेटियां बहुत पसंद है। आप बस शादी की तैयारियां कीजिए, अब मैं चलती हूँ। इतना कहते ही सुमित्रा देवी वहां से चली जाती हैं और शांता देवी बहुत ही खुश होती हैं कि अब उनकी दोनों बेटियां एक बड़े से घर की बहू बनने जा रही हैं। समय बीतता है और हल्दी के दिन से शादी का फंक्शन शुरू होता है। तभी पायल वहां आती है। वो अपने खुद से सिलाई की हुई येलो फ्रॉक सूट में बाहर आती है। उसमें उसकी बाजू भी पूरी ढकी हुई होती है और बहुत ही खूबसूरत लग रही होती है। वाह, ये सुमित्रा जी ने बहू तो बहुत ही अच्छी चुनी अपने बेटे के लिए। बिल्कुल, सुमित्रा जी की नजर तो इन सब में बड़ी तेज है। कुछ देर बाद वहां अवंतिका अपने डिजाइनर येलो बैकलेस ब्लाउज और लॉन्ग स्कर्ट में वहां आती है। उसमें बाजू भी नहीं होती है। अवंतिका गाने के साथ नाचती हुई हॉल में आती है। सारे लोग ये सब देख के बहुत हैरान हो जाते हैं और आपस में फुसफुसाने लगते हैं। सुमित्रा देवी गुस्से में शांता देवी के पास जाती है और उनसे बोलती है। शांता जी, आपकी बड़ी बेटी को क्या मर्यादा का ज्ञान नहीं? हल्दी की रस्म में बुजुर्गों के सामने ऐसे कपड़े, क्या उसे रजवाड़ों की मान मर्यादा नहीं पता? नहीं सुमित्रा जी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो बात यह है कि तभी वहां पायल अपने पीले दुपट्टे से अवंतिका का शरीर ढक देती है और सुमित्रा देवी से बोलती है। माँ जी, वो दीदी का दुपट्टा वहां रह गया था, आप देखिए कितनी खिल रही हैं। अब भी सुमित्रा देवी अवंतिका के बर्ताव से खुश नहीं थी, पर पायल के व्यवहार से वो बहुत खुश होती है और बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है। दूसरे दिन संगीत का फंक्शन शुरू होता है। पायल एक सिंपल सा कढ़ाईदार सूट पहनती है और सिर पर दुपट्टा लेती है। वहीं अवंतिका बोल्ड ड्रेस पहन लेती है और हॉल में जाने से पहले अवंतिका की माँ और पायल उसे रोकती है। बेटी, ये तुमने कैसे कपड़े पहन लिए? बेटा, तुम्हें पता है ना कि ये रजवाड़ों का परिवार है और रजवाड़ों के परिवार में औरतें मर्यादा में रहती हैं और ऐसे कपड़े हमारे सभ्यता नहीं है। इस घर की इज्जत तुम्हारे हाथ में है, तो ये कपड़े बदल ले बस। ओ कम ऑन माँ, अब फिर से शुरू मत हो जाना। ये मेरी शादी का संगीत है तो सब कुछ मेरे हिसाब से होना चाहिए ना। दीदी, ये शादी कोई मजाक नहीं है। हम अब रजवाड़ों के घर की बहू बनने जा रहे हैं, पर हमें हमारे घर की इज्जत का भी ख्याल रखना है। ढके कपड़े ही तो रजवाड़ों की शान है। दीदी, बस तुम ये कपड़े छोड़कर ये सूट सलवार पहन लो और ये दुपट्टा भी सर पर ले लेना। पहन लो ताकि हमारी गलती की वजह से माँ को ना सुनना पड़े। तुम लोगों को समझ नहीं आता क्या कि दुपट्टे से मेरा लुक खराब हो जाता है? कल मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि कल बहुत सारे लोग थे वहां पर आज मैं कोई दुपट्टा नहीं लेने वाली हूँ। बेटी, सिर पर चुन्नी करना रजवाड़ों के औरतों की इज्जत को प्रदर्शित करता है। वहाँ तुम्हें अपनी मर्यादा नहीं भूलनी है। रजवाड़ों में लड़कियों को हमेशा उनके मर्यादा की वजह से ही सम्मान दिया जाता है। पायल ठीक कह रही है, तुम इसे पहन लो और दुपट्टा लगाने में पायल तुम्हारी मदद कर देगी। नो थैंक्स दादाजी, वैसे ही पायल मेरी काफी मदद कर चुकी है मेरा लुक बिगाड़ने में। मैं सब कुछ खुद ही कर लूंगी। ठीक है, जो करना है बस जल्दी करो, सारे मेहमान बाहर इंतजार कर रहे हैं। कुछ देर बाद अवंतिका सबके कहने पर चमचमाता हुआ सूट पहन लेती है और सिर पर दुपट्टा रख लेती है, पर वो बहुत अनकंफर्टेबल होके गुस्से में ही अपने कमरे से निकलती है। दोनों को देखकर सब उन दोनों को खूब तारीफ करते हैं। सुमित्रा जी, आपकी दोनों बहुएं तो कमाल लग रही हैं, आज बिल्कुल अप्सरा लग रही हैं दोनों। भाई वो तो है, ऐसे ही थोड़ी मैंने इन्हें रजवाड़ों की बहू बनाने का फैसला किया था। मेरी दोनों बहुएं गुड़ी भी हैं और खूबसूरत भी।
सारे लोग संगीत के फंक्शन में नाच रहे होते हैं और पायल खुशी से सबको देख रही होती है। वहीं दूसरी तरफ अवंतिका गुस्से में लाल होकर बड़बड़ाने लगती है। ये मैं कहाँ रजवाड़ों के परिवार में फंस गई। यहाँ तो मेरी ही शादी में मैं अपने मन का कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ। आज तो मैंने इनकी बात मान ली, पर कल तो मेरी शादी है। कल मैं सब कुछ अपनी मर्जी का ही करूंगी। संगीता का फंक्शन खत्म होता है और शादी का दिन आता है। अवंतिका अपने कमरे में सुबह उठती है और जूस पीते हुए अपने मन में सोच रही होती है, अगर मैं यहाँ तैयार हुई तो ये लोग मुझे कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं करने देंगे, इसीलिए मैं ब्यूटी पार्लर चली जाती हूँ। कम से कम वहाँ सुकून से तैयार हो पाऊंगी। इतना सोचने के बाद वो जल्दी से नहाकर अपने कमरे से अपना सामान लेकर निकलती है। हॉल में ही अवंतिका की माँ, पायल और दादाजी बैठे होते हैं। तभी उसकी माँ उसे टोकती है, अरे बेटी, तू कहाँ जा रही है अपना शादी का जोड़ा लेकर? क्या माँ, हर बात पर टोकती हो? आज मेरी शादी है। आई हैव टू लुक बेस्ट, तो इसीलिए मैं पार्लर जा रही हूँ तैयार होने। ये सब ठीक है बेटा, पर शादी तो तुम दोनों बहनों की है ना, फिर तुम अकेली क्यों जा रही हो? पायल को भी साथ लेकर जाओ ना, वो भी अच्छे से तैयार हो जाएगी। पर पायल ने तो मुझे बोला ही नहीं था कि उसे पार्लर में तैयार होना है, इसीलिए मैंने उसकी बुकिंग ही नहीं करवाई है। अरे ये क्या बात हुई? वो तुम्हारी छोटी बहन है, तुमने उसके बारे में सोचा भी नहीं? तभी पायल बोलती है, माँ, मुझे पार्लर वाले हैवी मेकअप की आदत नहीं है। मेरी दोस्त है ना काजल, उसने मुझसे कल कहा था कि वही मेरा मेकअप करेगी, तो मैं उससे ही मेकअप करवा लूंगी। दीदी आप जाओ, अच्छे से तैयार होके आना। हाँ बिल्कुल ठीक है, अब मैं जा रही हूँ। शाम के समय पायल अपने रूम में बैठी अपनी दोस्त से मेकअप करवा रही होती है। पायल ने लाल रजवाड़ी जोड़ा पहना है जिसमें वो बहुत खूबसूरत लग रही है। तभी उसकी माँ उसके कमरे में आती है और उसे देखकर भावुक हो जाती है। मेरी बच्ची, आज तू बिल्कुल एक रजवाड़ी बहू लग रही, बहुत ही खूबसूरत। माँ आप रो क्यों रही हैं? आपको देखकर मुझे भी रोना आ जाएगा। आज ऐसा लग रहा है जैसे मेरे जिगर का टुकड़ा मुझसे दूर हो रहा है। वहाँ सबका ध्यान रखना बेटी। मुझे चिंता तो बस अवंतिका की है, बस उसकी आदतों की वजह से कहीं उसके ससुराल में कलेश का कारण ना बन जाए। आप ऐसा क्यों कह रही हैं माँ? दीदी बुरी नहीं है, बस उनका नजरिया अलग है। उन्होंने जो देखा वही सीखा। पर आप फिक्र मत कीजिए, मैं दीदी को समझाऊंगी कि ससुराल में पहनावा सिर्फ कपड़ा नहीं, सम्मान होता है। मैं सब संभाल लूंगी। हाँ बेटी, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। पर ये अवंतिका अब तक घर क्यों नहीं आई? बस आज ये कोई गड़बड़ ना कर दे। तुम अवंतिका को कॉल करके पूछ लो कि वो कहाँ रह गई है। बस बारात आने ही वाली है। ठीक है, मैं पूछ लूंगी। आप जाइए, मैं दीदी से बात कर लेती हूँ। आप बाकी काम देख लीजिए। शांता देवी वहां से चली जाती है। अवंतिका चुपके से पीछे के दरवाजे से आकर अपने रूम में चली जाती है। पायल अपनी बहन को कॉल करती है, पर अवंतिका पकड़े जाने के डर से कॉल नहीं उठाती और पायल परेशान हो जाती है और अवंतिका मन ही मन खुश होती है। अगर इन लोगों को पता चल गया कि मैं आ गई हूँ तो फिर से मुझे टोकेंगे, इसीलिए मैं अब बारात आने के बाद ही जाऊंगी। घर के दरवाजे पर सफेद घोड़ों पर सवार दो दूल्हे विक्रम और आदित्य किसी राजकुमार के जैसे लग रहे थे। चारों तरफ शहनाइयां गूंज रही थी। बारात आते ही अवंतिका अपने स्लीवलेस लहंगे में वहां आती है और नाचते हुए स्टेज पर चढ़ जाती है। सभी लोग उसे बहुत ही हैरानी से देखते हैं। अरे ये कैसी दुल्हन है? ना कोई शर्म है ना कोई लाज, कैसे नाचते हुए स्टेज पर आ गई? ज्यादा पढ़ी लिखी बहू से इससे ज्यादा उम्मीद भी क्या कर सकते हैं? उसके कपड़े तो देखिए, दुल्हन स्लीवलेस में आई है। सभी लोग बातें बनाने लगते हैं और तभी वहां पायल भी अपने रजवाड़ी लाल पोशाक में सादगी के साथ स्टेज पर आती है। दोनों को देखकर वहां आए लोग अलग ही नजर से दोनों को देखते हैं। ये दोनों बहनें कितनी अलग है। कैसी माँ है, एक बेटी को इतने अच्छे संस्कार दिए और दूसरी को बेलगाम छोड़ दिया। वही तो, रजवाड़ों के परिवार से रिश्ता जोड़ रहे हो, तमीज दो पैसे की भी नहीं है। छोटी बेटी बेचारी तो हमेशा गांव में ही पली है, इसीलिए तो कितनी संस्कारी और बिल्कुल रजवाड़ी दुल्हन लग रही है। सुमित्रा देवी गुस्से में आग बबूला हो गई और वो सबके सामने कुछ बोल नहीं पाई। वो धीरे से शांता देवी के पास जाती है और उनसे पूछती है, शांता जी, मैंने आपको बताया था ना कि ये खुले कपड़े हमारी संस्कृति में नहीं है, फिर आपने अपनी बेटी को समझाया क्यों नहीं? आज सबके सामने हमारी नाक कट गई। औरतों के ढके कपड़े ही तो हम रजवाड़ों की शान होते हैं और आपकी बेटी ने आज उसी की जगह हसाई करवा दी। मुझे माफ कर दीजिए सुमित्रा जी, मैंने उसे देखा ही नहीं। वो सीधे पार्लर से तैयार होकर आई तो हमें पता ही नहीं चला। मैं अभी उससे बात करती हूँ। अब आप रहने दीजिए, जो होना था सो हो गया। आप बस इसे समझा दीजिएगा कि शादी के बाद ये गलती दोबारा ना हो। जी मैं उसे समझा दूंगी, अब ऐसी गलती नहीं होगी। सुमित्रा देवी वहां से चली जाती हैं। शादी संपन्न होती है। विदाई का समय आता है। अवंतिका को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, पर पायल अपनी माँ को गले लगाकर खूब रोती है। शांता देवी अपनी दोनों बेटियों को समझाती हैं, बेटी अब तुम दोनों अपने ससुराल जा रही हो, तुम्हें हर तरह से अपने ससुराल के हिसाब से ही रहना होगा।
मुझे पता है तुम दोनों मुझे निराश नहीं करोगी। माँ, आप अपना ध्यान रखना और किसी भी चीज की चिंता मत करना। दोनों बहनों की विदाई हो जाती है। ससुराल जाते ही दोनों का बहुत प्यार से गृह प्रवेश होता है और उनकी सास सुमित्रा देवी उनके पास आके बोलती हैं, बहू, हमारे रजवाड़ों में एक रिवाज है कि हमारे घर की बहुएं अपनी पहली रसोई में सभी मेहमानों के लिए कुछ मीठा बनाती हैं, तो मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों भी आज अपनी पहली रसोई में कुछ मीठा बनाओ। माँ जी, मैंने कभी किचन में काम नहीं किया है, मैं कैसे कुछ भी बना सकती हूँ? माँ जी, मैं हूँ ना, मैं बना देती हूँ। दीदी, आप मेरे साथ किचन में मेरी हेल्प कर देना। दोनों बहनें किचन में जाती हैं और अवंतिका गुस्से से पायल को बोलती है, पायल, तुम्हें बनाना था तो तुम आ जाती किचन में मीठा बनाने, मुझे क्यों अपने साथ इन सब में घसीट रही हो? दीदी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं सब कर लूंगी। आप बस यहाँ मेरे साथ बैठिए ताकि कोई आपको ये ना कहे कि आप बस रूम में बैठी रहती हैं, मैं सब काम कर लूंगी। अच्छा ठीक है, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ी देर बाद किचन से दोनों बहुएं निकलती हैं और सबको हलवा परोसती हैं। सभी लोगों को हलवा अभी पसंद आता है। भाई सुमित्रा, तेरी बहुओं ने तो मेरा दिल जीत लिया, हलवा तो बहुत ही स्वादिष्ट बना है। बहू, या मेरे पास आओ। दोनों बहुएं एक दूसरे की तरफ देखती हैं और बुआ सास की तरफ आती हैं। बुआ सास दोनों बहनों को सोने की चेन तोहफे में देती है। हाँ दीदी, मेरी बहुएं गुड़ी तो हैं, लो बहू, ये मेरी तरफ से तुम दोनों के लिए। सुमित्रा देवी अपनी दोनों बहुओं को गले का हार गिफ्ट में देती हैं। दोनों ही बहुएं बहुत ही खुश होती हैं। कुछ समय बीतने के बाद एक दिन सुमित्रा देवी अपने कमरे में बैठी होती है, तभी वहां पायल अपने सास ससुर के लिए चाय लेकर उनके कमरे में आती है। माँ जी, ये आपके लिए चाय और पिताजी ये आपके लिए। दोनों चाय का कप उठाते हैं, तभी पायल उनसे पूछती है, क्या बात है माँ जी, आप बहुत परेशान लग रही हैं, सब ठीक है ना? हाँ बेटी, सब ठीक है, तुम चिंता मत करो। बेटी, आज घर पर कुछ लोग आएंगे तो तुम चाय नाश्ते की तैयारी करके रखना, ठीक है माँ जी? शाम के समय घर पर दो वकील आते हैं, तभी पायल वहां चाय नाश्ता लेकर आती है। सभी बात कर रहे होते हैं, जिससे पायल समझ जाती है कि घर पर कुछ परेशानी चल रही है। एक दिन जब सुमित्रा देवी अकेली हॉल में बैठी होती है, तभी पायल फिर से उनसे पूछती है, माँ जी, घर में सब ठीक तो है ना? कल भी वकील आए थे, कुछ परेशानी है क्या? अब तुझे क्या बताऊं बेटी, तुम तो अभी अभी इस घर में आई हो, इस घर पर भारी मुसीबत आने वाली है। क्यों माँ जी, ऐसी क्या बात हो गई? बहू, हमारी पुश्तैनी जमीन पर किसी ने अवैध रूप से उस पर कार्रवाई कर कर उस पर कागजी तौर पर हथिया लिया है, जिस वजह से हमें काफी पैसे लग रहे हैं इस केस में, जिस वजह से क्या पता है ये घर चल पाएगा भी या नहीं, क्या पता हम इस घर में रह भी पाएंगे या नहीं, हमारी सारी संपत्ति कहीं न चली जाए। मुझे तो बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है, मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। माँ जी, इतनी बड़ी बात आपने हमें पहले क्यों नहीं बताई? आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी अवंतिका दीदी से बात करती हूँ। पायल अवंतिका के कमरे में जाती है और अवंतिका मोबाइल पर वीडियोस देख रही होती है। तभी पायल उसे बोलती है, अवंतिका दीदी, आपको पता है घर पर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, जिसमें हमें आपके साथ की जरूरत पड़ेगी। क्यों भाई, ऐसी क्या मुसीबत आ गई जिसमें मेरी जरूरत पड़ेगी? अरे तुम्हें किसने बताया कि घर पर मुसीबत आने वाली है? दीदी, माँ जी ने आज सुबह मुझे बताया। कुछ दिन पहले घर पर वकील साहब आए थे। माँ जी बता रही थी कि उनकी पुश्तैनी जमीन पर किसी ने कब्जा कर लिया है, जिस वजह से घर पर दिक्कत आ सकती है। क्या आप कुछ कर सकती हैं? क्या? ये सब कब हुआ? और माँ जी ने हमें ये बात अब तक क्यों नहीं बताई? मुझे माँ जी से अभी बात करनी है। दोनों बहनें अपनी सास सुमित्रा देवी के पास जाती हैं और अवंतिका बोलती है, माँ जी, घर पर इतनी बड़ी मुसीबत आने वाली है और आपने मुझे ये सब बात अब तक क्यों नहीं बताई? बेटी, मैं तुम दोनों को परेशानी में नहीं डालना चाहती थी, इसीलिए मैंने तुम्हें ये सब पहले नहीं बताया। मुझे लगा सब ठीक हो जाएगा, पर ये चीज तो और उलझती ही जा रही है। माँ जी, मैं भी एक लॉयर हूँ, तो मैं शहर के सबसे बड़े लॉयर को जानती हूँ जो हमारी इसमें मदद कर सकते हैं। आप परेशान ना हो, मैं उनसे बात करके उन्हें हमारे घर पर बुला लेती हूँ। अवंतिका अपने सीनियर लॉयर को कॉल करती है और उन्हें सारी बातें बताती है। वो उनसे रिक्वेस्ट करती है कि वो उनके घर आए और वो अवंतिका की बात मानते हैं और दूसरे दिन उनके घर आते हैं। सर, मुझे पता था आप जरूर आएंगे, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ आए। आइए, आप बैठिए। हॉल में अवंतिका के साथ उसके ससुर जी विक्रम, आदित्य, पायल और उसकी सास सब बैठे होते हैं। अवंतिका के साथ मिलकर उसके ससुर जी सारे कागजात उन्हें दिखाते हैं और पूरे मामले के बारे में उन्हें बताते हैं। तभी लॉयर उन्हें बताता है, देखिए, मुझे अवंतिका ने कॉल पर सारी बातें बताई थी और मैंने ये सारी चीजें अपनी तरफ से भी इन्वेस्टिगेट की हैं। ये केस जीतना इतना आसान नहीं होगा, ये बहुत ही पेचीदा केस है। सर, हम सब जानते हैं कि आप शहर के बेस्ट वकील हैं। मुझे पता है आपने इस तरीके के बहुत से केसेस हैंडल किए हैं,
मैं भी आपकी स्टूडेंट हूँ सर। मेरे परिवार को आपकी बहुत जरूरत है। आपको जो भी चीजों की जरूरत होगी मैं भी आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। बस आप किसी भी तरह इस केस को जीतने में हमारी मदद कीजिए। अभी मेरे परिवार के लिए केस जीतना बहुत जरूरी है। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा अवंतिका। मैं खुद भी कभी नहीं चाहूंगा कि तुम्हारे परिवार पर कोई मुसीबत आए, पर तुम्हें भी इस केस में मेरी मदद करनी होगी। जरूर सर, जब भी आपको जरूरत होगी मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगी। कुछ समय बीतता है और अवंतिका के इस केस को जीतने में अपनी पूरी जान लगा देती है। वो हर एक चीज की बहुत बारीकी से जांच करती है और कुछ समय बाद अवंतिका अपने ससुर जी के साथ बैठकर सारे कागजात देख रही होती है। तभी अवंतिका के हाथ एक पेपर लगता है जिसके बारे में वो अपने ससुर जी से पूछती है। पिताजी, ये कैसे कागजात हैं जो इन फाइलों के बीच रखे हैं? बेटा, ये तो हमारी पुश्तैनी जमीन के कागजात हैं जो मैं कई दिनों से ढूंढ रहा था। ये ओरिजिनल पेपर्स हैं जिसके न मिलने की वजह से इतने दिनों में उन लोगों ने जमीन के फर्जी कागज बनवा के उस पे कब्जा कर लिया। पापा जी, हमें यही पेपर्स तो चाहिए थे जिससे ये साबित हो सके कि उन्होंने उसके फर्जी कागजात बनवाए हैं। मैं अभी ये कागजात सर के पास लेके जाती हूँ। अवंतिका जल्दी से अपने सीनियर के पास वो पेपर्स लेके जाती है और उन्हें बताती है। सर, आज सुबह हमें ये सारे पेपर्स मिले हैं जो उस पुश्तैनी जमीन के असली कागजात हैं, जिससे हमें इस केस को जीतने में मदद मिलेगी। देखिए बस अवंतिका, हमें यही तो चाहिए था। अब ये केस हम जरूर जीतेंगे। इस फ्राइडे को हम ये डॉक्यूमेंट कोर्ट में पेश करेंगे। फ्राइडे के दिन अवंतिका भी अपने सीनियर के साथ कोर्ट जाती है, जहां उन्होंने वो सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट किए। कुछ देर के बाद कोर्ट उनके हक में फैसला सुना देती है और अवंतिका के ससुराल वाले ये केस जीत जाते हैं। सभी लोग खुशी खुशी वापस घर आते हैं और सारे लोग अवंतिका की बहुत तारीफ करते हैं। माँ जी, हम ये केस जीत गए। आज मैं बहुत खुश हूँ। बेटी, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हो पाया। मैं आज बहुत खुश हूँ अपने फैसले से कि तुम दोनों को मैंने अपनी बहू चुना। माँ जी, ये सब कुछ पायल की वजह से हुआ है। पायल से ही मैंने सीखा है कि परिवार के सुख दुख में उनके साथ खड़े रहना ही एक बहू का कर्तव्य है। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं कभी परिवार के लिए कुछ नहीं कर पाई, हमेशा आप लोगों का अपमान करवाया। और पायल, तुम भी मुझे माफ कर दो, मैंने कभी तुम्हारा भी साथ नहीं दिया। दीदी, हम देवरानी जेठानी बाद में हैं, पहले हम इस घर की बहू हैं और अब यही हमारा घर है। हम दोनों मिलकर कभी इस घर पर आंच नहीं आने देंगे। सुमित्रा जी, आपने इस घर के लिए परफेक्ट रजवाड़ी बहू ढूंढी है जो चार दीवारी में रहकर अपने परिवार के लिए ढाल बनकर खड़ी रहती है। बहू, तुम दोनों ने मिलकर इस घर की मान मर्यादा को और आगे बढ़ाया है। मैं आज बहुत ही गर्व महसूस करी कि तुम दोनों को मैंने अपनी बहू चुना। मेरी एक बहू इस घर की ढाल है तो वहीं दूसरी बहू इस घर का मान है। इसी बीच शांता देवी भी उनके घर अपनी बेटियों से मिलने आती हैं। तभी सुमित्रा देवी शांता देवी के पास आती है और उन्हें बोलती हैं। शांता जी, मैंने उस दिन आप पर सवाल उठाया था कि आपकी दो बेटियां अलग क्यों हैं। आज मुझे जवाब मिल गया। अगर अवंतिका आधुनिक और निडर ना होती तो आज हमारा घर दुश्मनों के हाथ में होता, और अगर पायल संस्कारी और हुनरमंद ना होती तो हमारे घर की बरकत लौट कर ना आती। मुझे यकीन था कि मेरी बेटियां मेरा मान जरूर बढ़ाएंगी। दोनों अलग जरूर हैं, पर मेरी बेटियां कभी गलत नहीं हो सकती। अवंतिका अपनी माँ के पास आती है और बोलती है, मुझे माफ कर दो माँ, मैंने आपका भी बहुत दिल दुखाया, पर पायल ने सच में सब कुछ संभाला, इस घर को भी और मुझे भी। पायल ने ही मुझे परिवार से जुड़े रहना सिखाया, परिवार क्या होता है इसका महत्व समझाया। अगर पायल ना होती तो शायद ये सब कुछ ना हो पाता। शांता देवी अपनी दोनों बेटियों को खुशी से गले लगाई और उनसे कहा, बेटी, बस तुम दोनों इसी तरह हर मोड़ पर अपने परिवार के साथ खड़ी रहना, चाहे कितनी भी परेशानी हो, कितनी भी मुश्किलें हो। जिंदगी में बस तुम दोनों बहनें इसी तरह साथ खड़े रहना, तुम हर जंग जीत जाओगी।